ब्लेम इसमें इंटरेस्ट की बात है। जब आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है टैलेंट को नर्चर करने में, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में, और चंद लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये करना चाहिए, वो दे आर डूइंग व्हाट दे कैन। You should know this. मैडम नूरजान, just an unbelievable artist. यार इस मुल्क ने उनके लिए क्या किया? सर एक रोड हमने उनके नाम कर दिया। सर पाकिस्तानी फिल्म्स के लिए आपने कोई इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं की। मुझे पूछा ही नहीं किसी ने। लोग आपको बता रहे हैं कि आप अगर अच्छा एक इवेंट करेंगे, वी विल पार्टिसिपेट। जनरल पब्लिक के लिए आप मुझे बताएं क्या एंटरटेनमेंट है? स्मार्टफोन। एक टाइम था कि जब 5-5, 6-6 जगहों पे कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे। नाउ पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ कॉन्सर्ट तो दूर की बात, यहाँ तो जलसा भी नहीं हो सकता। आई वॉज वे यंगर, लाइक मैं 13-14 का। अली अजमत उस जमाने में 50 का था। गिटारिस्ट बड़ा अच्छा है, वो ड्रमर बड़ा अच्छा है, वो सिंगर अच्छा है, सिंगर के गाने अच्छे हैं, उनका एवरीबॉडी न्यू देयर क्राफ्ट। यस, अब आप व्यूज पे जज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। वो उसके 5 मिलियन व्यूज हैं और करदा की वो चाहता है ले। Assalamu alaikum, my name is Mikal Hassan and you can catch me on Excuse Me with my great friend Ahmed Ali Butt. सलाम ख़वातीन हज़रात, एंड मेरा नाम अहमद अली बट है। यू वाचिंग एक्सक्यूज मी विद अहमद अली बट। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग द चैनल। म्यूज़िक की जहाँ हम बात करते हैं तो हमारे जो अगले मेहमान हैं इनके बारे में काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि वो आते नहीं हैं जी, इंटरव्यूज़ इतने देते नहीं हैं और आप अपनी पॉडकास्ट में इनको बुलाएं। मगर इनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इज़ वन ऑफ माई ओल्डेस्ट फ्रेंड्स। आई हैव सीन हिम थ्रू आउट हिज म्यूजिकल करियर, पर्सनल करियर ऑल्सो, हिज अप्स एंड डाउन्स, his rise to music glory and then the music fall जो हमारी इंडस्ट्री की हुई। इनके स्टूडियो which is one of the most iconic studios of music studios of Pakistan, and that went through a tragedy but then he rebuilt it. So the man has achieved so much that it is very hard to squeeze that in one program, but I'm grateful that he took time out और आज आए हैं। इनको प्यार से सारे लोग महाराज कहते हैं, लेकिन आप इनको जानते होंगे मिकाल हसन के नाम से। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम अहमद, हाउ आर यू? आई एम गुड सर, आई एम गुड, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक। तो आपने मॉडलिंग क्यों नहीं की? आपने म्यूजिक के ऊपर ही क्यों अटैक कर दिया? यार बड़ा अच्छा सवाल है। एक तो यू नो आई एम काइंड ऑफ कैमरा शाय, या एंड अनलाइक यू हु हैज ऑलवेज बीन एन एक्सीलेंट एंटरटेनर, मुझे सर उस एस्पेक्ट से जरा आई वाज ऑलवेज अ वेरी शाय पर्सन, introverted, yeah, but not really, because दोस्तों के साथ तो तुझे पता है मैं टेरर भी बन जाता था और यारी दोस्ती भी। known for your temper, known for my like outbursts. oh yes, but when it comes to I think audiences, I think they are interested in you because आपकी personality भी, but आपके पास like content अच्छा, you have good music to offer. yeah, तो मेरी primarily association music की basis पे ही रही है, because बातें करना और ये इस तरह की चीजें, I mean anybody can do that, yeah, you know. So I think focus should remain on the music itself. मगर मतलब growing up in Masood साहब, your father, Allah उनको जन्नत नसीब करे, he's been a very heavy influence on your career. Yeah, huge. Masood साहब jazz और ये वो, I think he's the one who introduced you to jazz that time. बिल्कुल, जब मैं छोटा था म्यूजिक की और लिटरेचर की मेरे घर में for you know generations it's been there. Yeah. मेरी वालदा की साइड पे my grandmother and her sister दोनों एजुकेशनिस्ट भी थी, एंड दे उस दौर में this is like coming out of the colonial राज वाला period, you know, like early 1920s 30s 40s. So it was very common के घरों के अंदर पियानो होता था, बिल्कुल म्यूजिक लेसन्स होते थे, and so they were very involved with that and excellent musicians themselves. I think उस टाइम पे म्यूजिक को मतलब जैसे अब तो हम लोगों ने एक उसको कमर्शियल वो बना दी ना, उस टाइम पे म्यूजिक की एजुकेशन वाज कंसिडर्ड एज इक्वल एज अदर एजुकेशंस। अदब आना चाहिए, ड्राम इसमें आना चाहिए और इसके क्या होता है, बट नोबडी वाज अ म्यूजिशियन फ्रॉम योर फैमिली। मतलब वो नहीं थे, मतलब सुनने not professional musicians, but मेरी जो grandmother थी, she was a pianist and she taught music in Convent of Jesus and Mary. She used teaching there for many years, literature and music, because music was offered as a subject as well. But that fell away, you know, ज़िया के rule के बाद तो it completely went out of the system. So it's always been there. मेरे जो वालिद साहब थे, he was a columnist, and my ताया Khalid Hasan साहब
was an eminent journalist. हाँ. So writing का भी और literature का, music का, fine arts का basic एक बड़ा हमारी family में it's always been there. And then my aunts, Sonu Rahman, Shaista Sirajuddin, all of these are relatives of ours. Sirajuddin Saab jo the, जी. principal of GC. Yeah. So there's been very strong lean towards education. And I think I'm the first person who actually went into performing arts. और वो उस टाइम पे बर्कली स्कूल के अंदर Yeah. और पढ़ना Yeah. but you had your father's support Throughout, and my mother's as well. Mm. Because, parents, my mother was a bit concerned that this is not like a stable career. And she's right. she is right. She's as always. Hmm. But I think जब आप young होते हैं and you really want to sort of like pursue something, and if your family supports you, so you are able to do that. So it's a far better thing to be able to pursue your passion than to be denied it. तो बंदा फिर इस सोच में रहता है कि मैं कर लेता. हाँ. So मगर म्यूजिक करके आप आए और म्यूजिक थ्योरी के अंदर भी आपने एजुकेशन हासिल करके पाकिस्तान है और आपने पहला स्टूडियो अपना बनाया जिसका नाम था डिजिटल फिडेलिटी स्टूडियो, yeah. जो कि अभी तक पाकिस्तान में स्टैंड करता है, जिसने जुनून की एल्बम, राहत की एल्बम, आई थिंक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के अंदर यू डन सो मेनी कोलैबोरेशंस, नूरी, ये तो हम लोग लोकल वगैरह की बात है, ईपी एंड ऑल दैट. तो इतना एक आइकॉनिक, और उस टाइम पे पढ़ के आना, उसके बाद इन्वेस्ट करना कि एक म्यूजिक स्टूडियो होना चाहिए एंड ऑल दैट. व्हाई? Well, primarily, अगर आप म्यूजिक स्टडी करके, coming back to Pakistan around 95, तो there was not really a musical landscape. और मेरी primary concern, फिल्मी स्टूडियोज होते थे आपके जो म्यूजिक और हाँ, but those are kind of like also, on the way out, because movies weren't really being made. उस तरह का म्यूजिकल एक कल्चर अभी डेवलप नहीं होता. इट वाज जस्ट काइंड लाइक देयर ऑन द फ्रिंजेस. और मुझे ये भी था कि आई नीडेड अ प्लेस वेयर आई कुड रिकॉर्ड माय ओन म्यूजिक एंड लर्न हाउ टू सॉर्ट लाइक प्रॉपर्ली इंजीनियर एंड प्रोड्यूस रिकॉर्ड्स. उस दौर में अब तो बेडरूम स्टूडियोज हैं लोगों के, बट बैक देन लाइक पीपल डिडंट हैव इक्विपमेंट, स्पेसेस नहीं होती थी लोगों के पास, रिहर्सल स्पेसेस नहीं होती थी. सो आई रियली डिडंट डू इट एज अ बिजनेस थिंग, बट आई डिड इट मोर एज अ प्रैक्टिकल थिंग कि अगर मैंने अपना म्यूजिक रिकॉर्ड करना है एंड इफ आई वांट टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स, तो आई नीड टू हैव अ रिकॉर्डिंग स्पेस जिसमें मैं ये कर सकूं. अदरवाइज आप स्टडी करके आ जाओ बट यू प्रैक्टिकली कांट डू एनीथिंग विद इट. सो दैट्स वो एक मसला बनता है. एंड इन दैट टाइम दैट इज व्हाई सो मेनी बैंड्स और इतने सारे लोग आए एंड वी वर एबल टू हेल्प देम अचीव देयर रिकॉर्डिंग्स एंड व्हाटएवर आइडियाज दे हैड. तो उस वक्त आई थिंक एक जेन्युइन जरूरत थी एक अच्छे रिकॉर्डिंग स्पेस की. नहीं, स्टूडियो तो वाज अमेजिंग, और स्टूडियो भी काफी ट्रांजिशन से गुजर, मतलब आपका क्या है कि पहले एक वो ऊपर होता था हाँ जी कमर्शियल बिल्डिंग पे, या फिर आपने अपने घर में उसको शिफ्ट किया, या देन द स्टूडियो बर्न डाउन, देन इट बर्न डाउन एंड राइट अबाउट व्हेन कोविड वाज हैपनिंग. या उस वक्त और जितना आपका आर्काइव वगैरह था all gone. या all gone. Yeah, I know. कोई डिजिटल ड्राइव बैकअप वगैरह कुछ? So all the backups were also in the same space, right? वो जो ड्राइव्स की बैकअप्स थी, they were in like ईपी ਦਾ ਬੈਕਅਪ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? तेरा बैकअप भी गया. So वो the fire just destroyed everything, or literally within like minutes it just kind of like engulfed everything, and it was not electrical. There was a short circuiting हुई थी, and जो इलेक्ट्रिशियन था उसने इसके बजाय कि वो उसको पता था कि ब्रेकर ट्रिप हुआ है, इसके बजाय को अनप्लग करके उसको चेक करता, उसने उठा के उसको पकड़ लिया and it just started sparking and then धुआं निकलना शुरू, and once it started burning because सारा कुछ fabric और wood and all that material, so it just literally went up in minutes, and इतनी गंदी उसकी smell होती है burning rubber की, और जो आग की एक हीट होती है ना, it is really intense, like शिमर कर रहा होता है एटमॉस्फेयर. हाँ, मुझे तो ये था कि क्योंकि आपके आसपास घर हैं, आपका घर भी साथ है, उसकी दीवार के पीछे लोग हैं. We were lucky कि the house didn't burn down, because if you remember studio हमने एक separate area में बनाया था, we used to have the garage, तो वहाँ हमने studio बनाया था. So we're lucky कि it didn't go into the house as well. It could have, लेकिन बच गया.
चलो अल्लाह खैर करे. नहीं, and then you rebuilt. आपकी पूरी एक campaign आई जिसके अंदर हाँ, आपने हाँ. you asked for a lot of celebrity help और Yeah. भी आपके दोस्त थे, they came forward and now mashallah it's up and running. It's up and running and it sounds really good. So basically, my brother's family moved out to Canada a couple of years ago, and they had these very nice spaces right next to my, you have 2 floors on the Yeah, house. So we basically converted those into a rehearsal space, a lounge, a lobby type area, Okay. and as well as a control room. And the dimensions are like very suited for audio. It's just pure luck. But कि physical space जब होती है, once you've got that space, तो उसके साथ ही आपको उसकी acoustics से डील करना पड़ता है. It just so happened that this had the right proportions. अच्छा, garage नहीं, आपने rebuild नहीं की क्या garage? No, we didn't do that. I haven't been to the new place now. I did rebuild it, but I sort of like made it with the view कि यार अब इधर studio नहीं, I'll just make it like into an Airbnb or like a apartment, like a 2-bedroom apartment, because my mother will then be able to get some money from renting that out. Okay. And since it's separate from the main house, so it made sense कि इसको वहाँ कर ले तो, and I'll just build it up. Makes sense. Makes sense. Okay, Ji, let's talk about your musical journey as a producer first. I think being a producer is much easier if you are a musician also, but at the same time, एक आपके अंदर कीड़ा भी होता है कि यार अच्छा हर बंदे को, because I've seen your journey as a producer, having a very short temper to then understanding अच्छा okay fine अच्छा. And then I think you re-educated yourself also according to different musicians also. हाँ, I mean like basically जिस जमाने में हम लोगों ने start किया था, you had to sort of like really, because time was money, लोगों को budgets नहीं होते थे, and then people would come in and वो prepare नहीं करते थे. तो मेरी irritation ये होती थी कि यार आप पैसे भी ज़ाया कर रहे हो, and you're not getting the most out of it. So I would push them to sort of like be prepared so that they could come and record effectively. And I think people just focused on the fact that I would get annoyed with them that they hadn't prepared, but they would. हाँ नहीं, क्योंकि शुरू में दे आने थे कि यार वो मतलब सीधी सुना देने ले. But अगर वो ready नहीं होते थे तो I would just tell them कि यार अगर तुम इसको करके नहीं आओगे तो ये record होगा तो mic तो unforgiving होता है, तो उसमें तो माफ नहीं करना, तो उसको prepare करके आओ so that you don't आपको waste याद है time. पहली चीज जो आपने प्रोड्यूस की थी for someone, मतलब जब किसी ने कहा था कि यार एज रसानो प्रोड्यूस कर? Well, I remember the first recording that we did, but मैंने engineering उस वक्त तक सीखी नहीं थी, I was just learning it. But that was Priya Parvez का जो गाना नहीं था पतंगबाज सजना, that was like the first song we did. वो आपके स्टूडियो में शूट? वो मेरे जेल रोड वाले स्टूडियो में हुआ था, and that became like a huge hit back in that time. तो पहला गाना ही जो था वो, और वो सारा शूट भी स्टूडियो के अंदर ही होना ना, like she singing there and like all of that. तो पहली चीज ही जो थी that sort of like did kind of like well. So that was really surprising. But at that point मैं record नहीं कर रहा था, I was engineering. But I started recording. और फिर ये underground bands होते थे, तेरा band भी था मुझे याद है, Entity, which later became EP. Yeah. So all of you guys then came in, and that's when I started recording. The Trip was the first group that I did. Then we did the Kovan wala album. हाँ उस टाइम लोग आए, अंडरग्राउंड का ज़्यादा. Underground का जो scene था, you were doing a lot of events yourself. Yeah. So that was the scene then, and we had some excellent times there. बड़ा मजा आता. मुझे वो टाइम याद है जब जनून आपके पास आया था. And उस टाइम पे जनून was Junoon, the biggest band of Pakistan. और जी जनून उधर भी जाता है, India was also making it. Yeah. And the iconic album बुलेया की जाना मैं कौन and everything, and all these tracks were recorded. परवाज़ was recorded at. तो I think वो पहला टाइम था कि आपका स्टूडियो was totally occupied. किसी ने हायर किया था कि 6 महीने, like नहीं 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, but they would like work there every day. And they had an engineer, उनका एक दोस्त था who was an engineer, John Alec. He was doing the recording. But yeah, they were pretty much there for about 2 months. You knew Ali Azmat and Salman before that या उसके बाद दोस्ती? I knew Ali because when I was way younger, like my 13-14 का, Ali Azmat उस ज़माने में 50 का था. I think he must have been like pretty young himself. Yeah. But these guys used to rehearse with this group called Jupiters.
एंड इनकी चाय ब्रेक जो होती थी ना, इट वाज लाइक द सेम एरिया जहाँ मुजानचुंगी के अंदर होता था. हाँ So I used to see them there. And मुझे भी म्यूजिक में इंटरेस्ट था. So that's how I initially knew him. And he had short hair, not the long hair that we normally associate. yeah. तो उस टाइम से like I know these guys. But how was the whole experience? मतलब, because your input was just a studio. मतलब Pretty much, हाँ. Pretty much. But also setting up sounds for them and miking up the guitars, Hmm. getting them tones and stuff. वो I helped out with that. But hands-on जो engineering वो John Alec ने की थी. अच्छा John. So yeah, so they did the record there, अच्छा, and they used a lot of my gear as well, Yeah. like amps and stuff. but most of the albums that you produce, which मतलब एक तो होता है ना कि हाँ यार मुझे इस पे मेरा सबसे ज्यादा मजा आया था, बिकॉज मतलब कि मेरा अनएक्सपेक्टेड एक्सपीरियंस जो था कि वो आई लव प्रोड्यूसिंग दीज गाइस. कौन थे वो? ज़ेब उरानिया वाला album बहुत enjoyable था, because वो literally those songs started out as complete demos. हाँ. तो उनके साथ one by one एक एक गाने पे बैठ के गानों के पार्ट्स बनाना, chords वगैरह उस पे काम करना, गानों के transitions पे इस पे काम, so that was very intensive. जो नूरी वाले एल्बम्स थे, those were very well organized because अली नूर ने सारा काम करके वो लाया हुआ था. So they really wanted to come in and do like some dubs and do the drums. So that was an easy session in that way because already सब कुछ laid out था. And Jal then came. जल The जल original के Jal. original जल, हाँ. आदत भी हम लोगों ने किया था. Yeah. Gat, Salman and I and Gohar and Atif. So that song we wrote in the lobby, that particular track. और आदत. and then I think तेरा भी एक बैंड था, रबर बैंड, याद है? हाँ, we recorded Rubber एक Band. कॉमेडी बैंड था, Rubber Band. उसके कुछ ट्रैक्स हमने रिकॉर्ड किए. Yes. And then other albums that we did, And राहत साहब, राहत की सारी कवालियां जो निशा, सारी कवालियाँ. वो यूसुफ अंकल ने, यूसुफ सलाउद्दीन साहब Yeah. मेरी तरफ ही की. I think music preserve करने में यूसुफ साहब का बहुत बड़ा हाथ हाँ. was the amount of work that he's done. हाँ. Oh, it's- उन्होंने तो विरसा, फिर हेरिटेज उनका जो प्रोग्राम था, फिर विरसा भी उन्होंने दोबारा स्टार्ट किया है. Wait, He's done a lot of work. Pakistani classical now. Man, not in a good place. क्योंकि आर्काइविंग कोई भी नहीं है, और जो हमारे जो इदारे हैं, they don't seem to realize कि ये जो लास्ट अब जनरेशन चल रही है, उसके बाद people aren't interested in it. तो दिस इज़ नॉट अ सिचुएशन जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है या बांग्लादेश में एग्जिस्ट करती है. उनका क्लासिकल की तरफ और फोक की तरफ उतना ही अभी तक इम्पोर्टेंस और जोर है. एंड हमारी तरफ इट्स मोर लाइक इट्स जस्ट अबाउट पॉप म्यूजिक, और क्लासिकल जो चीज़ें थी वो तो बिल्कुल ही उसकी लिसनरशिप बिल्कुल ही गिर गई है. फोक सॉन्ग्स भी अब लोग, सो 20-30 ईयर्स अगो फोक गाने जो थे वो पॉप आर्टिस्ट यूज करते थे, एंड दे यूज्ड टू सॉर्ट लाइक गेट मोर रिकग्निशन एंड मोर एक्सेप्टेंस, बिकॉज वो गाने ऑलरेडी लोगों के सबकॉन्शियस में या उन्होंने सुने होते थे, Yeah. रिकॉल थी उन गानों की. अब तो वो भी नहीं हो रहा. सो वो फोक गाने जो आप सेकेंड हैंड बेशक सुन रहे थे, बट वो अब आपको वो एक्सपीरियंस आई कांट थिंक मिलता है, बट मे बी मिलता है. आई एम नॉट Who do you blame for this? Because देखिए, अगर आप इंडिया की बात करते हैं तो उनके पास तो म्यूजिक इंडस्ट्री चल रही है, हाँ. फिल्म इंडस्ट्री चल रही है, तो कॉन्स्टेंटली आपके सिंगर्स जितने भी हैं, दैट्स व्हाई उनकी पॉप इंडस्ट्री नहीं कभी बनी, बिकॉज फिल्म इंडस्ट्री. या ब्लेम इसमें इंटरेस्ट की बात है. जब आपकी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो इंटरेस्टेड ही नहीं है टैलेंट को नर्चर करने में, हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने में, और चंद लोग हैं जो कहते हैं कि यार ये करना चाहिए, वो दे आर डूइंग व्हाट दे कैन, then you're at in a sort of like a losing battle type situation, because individuals can't sort of like protect an entire country's folk heritage or classical heritage, और फिर उसको पढ़ाया भी नहीं जाता, सुनाया भी नहीं जाता. So it becomes very difficult कि आप किस तरह लोगों को engage करोगे, यंग लोगों को आप किस तरह कम्युनिकेट करोगे कि उनकी जो धरती के सॉन्ग्स हैं या वो जो कल्चरल एक्सपीरियंसेस हैं जिनके बेसिस पे वो गाने एग्जिस्ट करते हैं, विलेज लाइफ की कोई डिटेल है या कोई कस्टम है, इफ़ यू डोंट सॉर्ट लाइक कीप इट अलाइव, तो वो इवेंचुअली एक पास्ट के अंदर एक चीज़ होगी विच मे हैव हैपेंड, Yeah. बट पीपल कांट रिलेट टू इट. सो आई थिंक दैट्स समथिंग जो लोगों ने डिसाइड करना है कि व्हाट दे प्रायोरिटाइज. Don't you think it has a lot to do with कि अब आपके पास, मतलब you are a live band, मतलब Mikael Hassan always performs live, जी. but
एक टाइम था कि जब हर हफ्ते कॉन्सर्ट्स होते थे, हाँ। 5-5, 6-6 हाँ। जगहों पे कॉन्सर्ट्स हो रहे होते थे। नाउ पाकिस्तान एक ऐसी जगह बन गया है जहाँ कॉन्सर्ट तो दूर की बात, दूर की बात। यहाँ तो जलसा भी नहीं हो सकता। हाँ। तो जहाँ मतलब वही बात है कि आउटलेट ही नहीं रही एक म्यूजिशियन के पास या बट अहमद दे हैव द हॉल्स, सी इनके पास जगह तो है। या उन स्पेसेस को यूटिलाइज करने के लिए दे नीड टू हैव सम काइंड ऑफ विलिंगनेस कि यार इनको हमने लोगों को इनवाइट करना है, इवेंट्स यहाँ होने चाहिए। फॉर एग्जांपल एलएमएम होता था, सारी दुनिया आ जाती थी। हाँ लाहौर म्यूजिक मीट Yeah. आई, राइट। अभी भी ये लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल होता है, लोग आ जाते हैं। सो एसेंशली लोग आपको बता रहे हैं कि आप अगर अच्छा एक इवेंट करेंगे या इवेंट स्टार्ट करेंगे, वी विल पार्टिसिपेट बिकॉज दे नीड टू गेट आउट ऑफ द हाउस एज वेल। उनके लिए कुछ है ही नहीं। जनरल पब्लिक के लिए आप मुझे बताएं क्या एंटरटेनमेंट है? स्मार्टफोन, नेटफ्लिक्स। सर आप देख लें कि रफी पी थिएटर फेस्टिवल्स होते थे, हाँ, हम कितने- लोग फेस्टिवल्स करते बिल्कुल, थे, बिल्कुल। खॉस एंड केटल शो होता था, बसंत होती थी, पता नहीं क्या क्या होता सारे जो पब्लिक को या एक कम्युनिटी को जो स्ट्रेंथन करने वाली जो मैकेनिज्म्स थी, वो वन बाय वन सारे लोग घर बैठ के हैं जाके। एंड नाउ वीव गॉट सोशल मीडिया, बट सोशल मीडिया आपको एक कम्युनिटी की सेंस नहीं देता। इनफैक्ट आपको ज्यादा आइडेंटिफाई करवाता है विद सॉर्ट लाइक बीइंग ऑप्रेस्ड और सॉर्ट लाइक फीलिंग ओ यू नो इट्स लाइक क्लिकबेट। मेरे में ये चीज कम है। हाँ कि भाई मतलब आपकी इनसिक्योरिटीज पे इट प्रेज ऑन दैट, Yeah, राइट? yeah. एंड यू नो फॉर अ फैक्ट दैट अ लॉट ऑफ दीस पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया, उनकी ऐसी जिंदगियां बिल्कुल भी नहीं है। इट्स जस्ट फेक, फेक है। इट्स टोटली आप फेक। 24 घंटे खुश तो नहीं होते क्या? नहीं, और आप मैं- 24 घंटे शॉपिंग भी नहीं कर सकते। बिल्कुल। सो आई थिंक वो एक इल्यूजन की दुनिया एक आ गई है जहाँ लोग कॉन्स्टेंटली अपने आप को बड़े अनफेयर स्टैंडर्ड्स के साथ अपनी जिंदगियों को कंपेयर करते हैं, एंड दैट मेक्स देम मोर अनहैप्पी। एंड whereas when you actually go out and you engage with people, like-minded interests आपके develop होते हैं, especially concerts पे। Yeah. You suddenly run into old friends, you run into people who have the same common interests. Community building जो है, it's a real thing, and this is the major difference between Pakistani society and even other countries, third world countries जो हमारी तरह situations में हैं। उनकी कम्युनिटी बिल्डिंग जो है वो हमारे से बहुत बेहतर है, बिकॉज वो इन्वेस्ट करते हैं अपनी कम्युनिटीज के अंदर। हम लोग नहीं करते, हम अपनी कम्युनिटीज को मार्जिनलाइज कर देते हैं। Yeah. यू नो, वो लोगों के लिए नहीं किया जाता, वो किसी स्पॉन्सर के लिए किया जाता है या किसी कमर्शियल ऑब्जेक्टिव के लिए किया जाता है। उसमें वो जो लोगों की वेल बीइंग है, इट्स नॉट कंसिडर्ड। You're talking about communities। एक टाइम होता था जब अंडरग्राउंड बैंड्स लाहौर के अंदर, कराची के अंदर, इवन इस्लामाबाद तो थोड़ा सा लेट आया था, बट उस टाइम पे एक कम्युनिटी होती थी और पीपल यूज्ड टू जज ईच अदर थ्रू द लेवल ऑफ म्यूजिशियनशिप। हाँ। यार वो गिटारिस्ट बड़ा अच्छा है, वो ड्रमर बड़ा अच्छा हाँ, है, वो सिंगर अच्छा है, Singer या उनके अच्छा। गाने अच्छे हैं, उनका एवरीबॉडी न्यू देयर क्राफ्ट। यस, अब आप व्यूज पे जज कर रहे हैं, एग्जैक्टली। वो उसके 5 मिलियन व्यूज हैं और करदा की वो चाहत है ले। मतलब सडनली वी हैव डम्ड डाउन जनरेशन। बहुत ज्यादा, हाँ, बहुत मतलब- ज्यादा। आई मीन, एंड यू शुड नो दिस, आई मीन मैडम नूरजान, या जस्ट एन अनबिलीवेबल आर्टिस्ट। यार इस मुल्क ने उनके लिए क्या किया सर, एक रोड हमने उनके नाम कर दिया। सर? बट यू नो देयर नीड्स टू बी समथिंग ऑन हर, पीपल नो हर नेम, बट उनके मटेरियल को, उनकी हिस्ट्री को, उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बननी चाहिए। ये बहुत नेसेसरी है, बिकॉज जब वंस यू आर नो लॉन्गर हियर तो उनकी लेगेसी कौन बताएगा? यू नो, सो तुफैल नियाजी जैसे लोग आगे चले गए, मेहदी हसन साहब आगे चले गए, और ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने लिटरली पाकिस्तान के म्यूजिक का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है। लाइक देव डन सच एग्जाम्पलरी वर्क, एंड नाउ वी आर एट अ पॉइंट वेयर इन लोगों की फैमिलीज आर स्ट्रगलिंग, देयर वर्क्स हैव डिसअपीयर्ड, और पीपल डोंट कवर देम, और पीपल डोंट हेयर देम। और मजे की बात है वो अपना वर्क ओन भी नहीं करते। ये भी एक बड़ा मसला है। लेट्स And- टॉक अबाउट दैट नाउ। या दैट्स अ रियल प्रॉब्लम। ओह या, सो आई थिंक कि मैंने आपको सारी जिंदगी एक चीज के ऊपर चीखते हुए देखा है, चिल्लाते हुए देखा है, वो है रॉयल्टीज के ऊपर। हाँ, कि आर्टिस्ट की रॉयल्टीज क्या होती है। और मुझे याद है जिस टाइम पे आपने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी, आपने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया था, म्यूजिशियंस को ही, कि कॉन्ट्रैक्ट ये होना चाहिए, और उस टाइम पे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो म्यूजिक के साथ, एंड उसकी वजह से आप बहुत से लोगों ने आपको एलियनेट कर दिया, चैनल्स ने आपको एलियनेट कर दिया। yeah, they don't like me because Yeah. basically what I'm saying is कि यार अगर आप किसी की मेहनत या किसी के आइडिया को या किसी के काम को मोनेटाइज कर रहे हो, तो that person should have a share in the money that you make, क्योंकि आप तो उसको एज एन एडवर्ट यूज कर रहे हो।
and the person who made the content उसके गाने के बगैर या उसकी words के बगैर या उस तर्ज के बगैर you wouldn't have something to sell, right? You'd have to go to something else. तो ये तुझे याद होगा जब फायर रेकर्ड्स आया था, that was kind of like their plan ना कि हम सबका content हाँ, because that was the death of music. that was the death of music, because what they wanted to do was कि सबको sign up कर लो, Yeah. and then you just sit on that, all those albums and all those songs, and then जब भी कोई award show होगा या कोई इवेंट होगा तो उस पे कोई गाना यूज करेगा तो आप उसको इमीडिएटली कहोगे जी मुझे 10 लाख रुपए दें, बोला मैं गाना यज़दानी साहब ने इनिशिएट किया था ना। जी सर। हाँ जी। तो that was really where it was headed, and that's what I was worried about कि this is shortchanging all the artists, not just one artist, सबके लिए ये प्रॉब्लम है। और उस वक्त people didn't recognize it and they didn't realize it, and they were just like कि यार ये थोड़े से पैसे दे रहे हैं, पैसे पकड़ो और काम पकड़ा दो। देखो ना, फायर बढ़ गया ना, लिटरली। मगर देखें, अब मिडिल मैन एलिमिनेट हो चुका है। हाँ, अब हम लोग एक ऐसे दौर में रह रहे हैं कि एवरीथिंग, एक तरह अच्छी भी बात है कि आर्टिस्ट डायरेक्ट अपना गाना अपलोड करता है, यूट्यूब भी उसको पैसे दे रहे, स्पॉटिफाई भी उसको पैसे दे रहा है। हालांकि स्पॉटिफाई के ऊपर भी जरा काफी मसले मसाइल हुए हैं कि उनका एल्गोरिदम कुछ लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं और किस तरह वो मनी स्किम ऑफ भी करते हैं ऑल दैट। बट मैं ये समझता हूँ कि एक तरह एक ग्लोबल ऑडियंस, आपके ग्लोबल ऑडियंस आ गई है आपके पास। मुझे अब किसी खालिद सदफ सीडी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, मुझे फायर की जरूरत नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। मैं आराम से उठ के अपना गाना अपलोड करके अगर हिट हो गया तो चल गया, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। और अगर नहीं चला तो चलो एक टाइम आएगा, इवेंचुअली मैं अपना डेटाबेस बिल्ड करता रहूंगा। I mean you can own your music now way easier, लेकिन उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो मैकेनिज्म है वो भी अब एक ऐसा बन गया कि it can be everywhere. The problem is that rule applies to everybody, right? So again it comes back to the importance of having numbers. अगर numbers नहीं आपके पास तो it's less likely that you're going to get that traffic. So the situation has evolved in a way, but it also has become something where anything can take off, right? And पहले होता था कि labels होते थे. There used to be some kind of like the labels wouldn't just sign anybody. You would have to have some kind of song or some कोई merit होना चाहिए। थोड़ा बहुत तो होता था कि यार कुछ तो होना। अब तो it can be anywhere. And the problem with this is that हम लोग एक ऐसे era से आए हैं जहाँ we had to practice, we had to put on shows, we actually had to build an organic fan base. And now it's like you've got people who've never really performed in front of audiences, who've never really actually studied what they're doing in any kind of depth. लेकिन उनका कोई गाना चल गया है या उनकी कोई चीज़ चल गई है, and वो एक short term के लिए they are benefiting from that. But that's not a long term strategy. Like जब आप music जैसी चीज़ करते हैं तो it's a discipline and a craft as well. So for people who are serious about it, that's pure luck के अगर हो जाए, you can't count on that for कि हर बंदे के लिए ही हो जाएगा. It's not necessary कि हर बंदे के लिए हो. So the way forward, I think, is कि artists need to be able to do their own concerts. बेशक आपका 100 बंदा भी आए, it doesn't matter. जरूरी नहीं कि वो 100 ही रहेगा. That can multiply because people want to hear something genuine and they want to hear something that's done well. इसमें अभी तक जो public की जो sort of like people don't like being fooled. I think लोग honesty और integrity अभी भी appreciate करते हैं. शायद उनको इतनी सुनने को नहीं मिलती या but when they hear it they do respond positive. हम लोग एक बड़े लिमिटेड से बबल में रहते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, ये आपकी मेन सिटी है। बट जहाँ ऑलमोस्ट मतलब 27 करोड़ या 28 करोड़ या 30 करोड़ की आवाम है, उसमें से आई थिंक वो 5% आवाम है जो पॉप सुनती होगी। सब 1% होगी, 1% होगी। बाकी अभी भी क्लासिकल फोक हो गया, आपकी फिल्मी गाने हो गए, कवालियां हो गई। कवालियां is huge. Qawwali is huge, yeah. You've always had troubles with vocalists in your band. The reason for that कि you've always attracted मतलब क्लासिकल सिंगर्स। जो पिछला मटीरियल था उसमें तो डेफिनेटली वो सारा क्लासिकल ट्रेडिशन पे बिल्ड था। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब आपका म्यूजिक एक सर्टेन एरा का या एक सर्टेन ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं तो आप उसी ट्रेडिशन के लोगों के साथ ही आप इनवेरिएबली काम करोगे बिकॉज दे हैव द स्किल एंड दे हैव द एक्सपर्टीज एंड द ट्रेनिंग टू एक्सिक्यूट दैट मटेरियल।
The only way that you can change that is अगर आप अपना वो ट्रेडिशनल म्यूजिक का स्टाइल चेंज कर दो, यानी कि आप क्लासिकल से निकल के फोक की तरफ आ जाओ, देन यू फाइंड फोक आर्टिस्ट टू वर्क विद. अगर आप फोक से कवाली की तरफ आ जाओ, जिस तरह हम लोग अभी कर रहे हैं, बिकॉज फाइनली आई फाउंड अ पर्सन आई कुड वर्क विद. सो इट टोटली डिपेंड्स कि आपका डिसिप्लिन किस तरफ आपको ले जा रहा है, और फिर उसके इर्द गिर्द आपको अपनी टीम बिल्ड करनी पड़ती है. हाँ, मगर आई हैव सीन योर जर्नी थ्रू वोकलिस्ट, और आप उस टाइम पे सबसे पहले आपके जो मिकाल हसन के वोकलिस्ट थे वो थे हमारे जो रियाज अली खान रियाज अली खान जी. साहब. रियाज अली खान साहब ने रब्बा मेरे हाल दा और वो सारी आपकी इनिशियल जो गाने थे. देन पहला जावेद बशीर साहब उस टाइम पे वाज अपने सर्कल में वो मतलब जाने जाते थे, मगर उनको कमर्शियल फेम नहीं मिला था. हाउ वाज ट्रांसफॉर्मिंग ईच अदर, बिकॉज आई हैव सीन बोथ ऑफ यू. एक आपकी बड़ी अच्छी रिलेशनशिप भी थी जब आप लोगों ने एक साथ काम किया, एंड आई थिंक आप लोगों ने 2-3 साल मतलब ही वाज विद यू. नहीं, he was with us from 2003 all the way up till 2010 when we did that Chal Bulia video. या Right. तो मतलब काफी Good. लंबा टाइम. And then उसके बाद भी then he sort of like was doing his own thing, and then he was working with us all the way up till 2012. And after that he sort of like went off more into the Bollywood wala thing, because that's what he was interested in. Yeah. And I wasn't really interested in doing Bollywood music because मेरा जरा उस तरफ नहीं था. It didn't interest me. देन So- आपने फिर एक फीमेल वोकलिस्ट भी आपके पास. Yeah, basically हुआ ये था कि we got signed in India in 2007 with EMI Virgin, and जब हम वहाँ tour करते थे, it would be a huge problem to get visas for 6-7 people. And eventually I met enough Indian musicians that it occurred to me that it would be a lot simpler if you have a lineup that can perform India in too. India. ओके. लॉजिकल सेंस है कि मतलब आप 7-8 बंदे 6-7 लोग एवरी टाइम ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है. हाँ. दिस इज बैक इन द डे जब आना जाना फिर भी होता था. सो दैट्स हाउ वी केम अप विद द इंडियन वर्जन ऑफ द लाइनअप, एंड आफ्टर दैट उस लाइनअप के साथ वी एक्चुअली प्लेड इन नॉर्थ अमेरिका एज वेल, एंड लाइकवाइज व्हेन आई वेंट टू कनाडा आई हैड टू फाइंड अ लाइनअप दैट वर्क्स देयर. आप पूरा बैंड तो नहीं ट्रांसप्लांट कर सकते ना हाँ. पाकिस्तान से. आप सारे वो मॉडल फीजिबल नहीं है. इट रियली इजंट फीजिबल. Who was out of all the vocalists जो आपके बैंड में आए हैं, including the new chap, वो जो कवाल हैं आपके. शहजाद अली खान. हाँ. Who was the one that you enjoyed thoroughly? यार जावेद के साथ आई मीन म्यूजिकली स्पीकिंग तो इट वाज वंडरफुल टू वर्क. वो म्यूजिकल एक बहुत सच अ वेल बैलेंस्ड outfit, every person in their area was really good, and each of the people that came, Asad Abbas actually was an excellent singer. He passed away. Usko kidney failure ho gaya, Yeah. but he was an excellent singer as well. So all of them were good in their own way, but it just depends कि आपने उसको initially सुना और पसंद किस तरह किया है. गाने वाले तो सारे ही अच्छे थे, कोई बुरा तो नहीं था. तो इट्स सिंपली अ मैटर के जो अवाम ने जो फर्स्ट चीज सुनी है उनको नॉर्मली वो दे प्रेफर दैट बिकॉज दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू. Mikal, frustration तो होती होगी because when you see so many people with so less talent doing so well, what keeps you going? जस्ट द म्यूजिक मैन. और फ्रस्ट्रेशन मुझे एक्चुअली उन लोगों के साथ नहीं, बिकॉज आई थिंक they're really fooling themselves. They think they can do this. Like, I mean, I've done this 30 years. Yeah. That's a long time, right? Yeah. तो आई थिंक जब आप 1 साल 2 साल वाले गैप में आ जाते हो ना कि मतलब एक आपकी चीज चल गई. So what happens when the next thing doesn't do that good, right? Then someone else has those numbers, and then suddenly all the attention goes there. The numbers wali game is a little misleading. I think what you need is कि आपका एक organic fan base हो, and there's people who actually like your work. Yeah. Even if it's just 1,000 people, that's not bad, because that means that you can play, like when we play abroad, we are getting above 300 people every show, अच्छा. right? So, and they're buying your tickets. These are not freebies. वो $50 की $60 की टिकट लेके आ सकते हैं. That's not a bad start. There's not many people who can do that. And I'm not talking about desi venues. मैं proper theaters और clubs की बात कर रहा हूँ where professional bands play. So if you have even a small number, उस पे ग्रो करवाना जो है ना वो इतना इम्पॉसिबल नहीं है जितना ये है कि आपने कभी किसी के साथ एंगेजमेंट नहीं, आपके नंबर्स हैं,
but you don't have a set. What are you going to do for like just play that one song 50 times? Normally अब तो यही कर रहे हैं जितने pop वाले थे यही हो रहा है. But people who come to our shows, unko normally they come in with an expectation that this is going to be a really good live show, and it's going to be an experience which they won't get any other place. Are you a difficult person to work with? Not really, no. I mean, I'm not working with that many people anyways, but I'm not a difficult person to work with. But if you ask me for something which is, you know, not really possible, so I will just tell you, okay, yeah, this is not going to happen, right? And now with technology, Ahmed, up to you can be completely incompetent and still sound like you can do it. So right. the technology is enabled. AI आ गई है. AI आ गया है, and मतलब ये भी इसमें another thing that you're going to see is that जो music के related jobs थी, so this is something that's happening right now, that people who weren't leading bands or who were just relying on, let's say, ad work, jingles and all of that, right? All that work is going to dry up, and that is the majority of your music वाला scene इस वक्त, जो कि कराची के अंदर आपके production houses के जो jingles बनाने वाले लोग बैठे थे या voice over artists हैं, AI now has kind of like replaced so much of that, and it's only a matter of time कि वो लोग भी they're going to be out of work, तो फिर वो क्या करेंगे, you know? So अगर आपने म्यूजिक करना ही है, you're better served कि आप अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करें, even if it's a small audience. It's something that's more real than waiting for the technology to completely kill you off. Because वो तो उसने eventually all these manual jobs, editing, effects, jingles, like, you know, I have friends who are directors who मुझे कहते हैं यार, we don't really get a composer now. We just go to like Audio Jungle and just pick tracks from that. हाँ. You know, मगर client भी अगर बार-बार changes कराए तो उधर से उठा के Audio Jungle के अंदर भी आप musicians ही अपनी वो करते डालते हैं, yeah. But it's a lot easier than having to sit there and have someone write it, right? ये जल्दी हो जाता है. But I think ad industry के अंदर भी वो एक niche हमेशा से रहेगी, you know, that जो चाहते हैं कि जी हमारे music. हाँ हाँ, नहीं अगर situation specific चीजें हैं तो वो तो रहेगा. Yeah. But वो भी देखो ना कि कितने लोगों को काम मिलता है. कम होगा. कम होगा. Let's talk about you not working with Coke Studio, not being, मतलब because रोहेल के साथ आपकी बड़ी अच्छी hello hi है. हाँ यार. मगर उस पूरे टेन्योर में I think मिकाल हसन कौन से सीजन में आप थे? हम लोग we came in when Strings came back. Rohel, Season 8. yeah. Rohel wanted to call us for season 4, but there was some kind of mess up there where उनके contract और उनकी scheduling में कोई conflict आ रही थी. Like the contracts got late and they had to go on with their schedule. Some kind of mess up happened there. And so we weren't able to sort of like be featured on that. So that's one of the reasons I wasn't featured on it. So, but that was just like bad timing. कि वो by the time the contracts got done, like they had already made a schedule and we couldn't stick to that schedule. It was little. Next year बुला लेता वो. Yeah, I'm up to him. But yeah, then Strings के साथ. When Strings came in, then by that time हमारा वो Indian lineup start हुआ था. So then we did a couple of songs for those guys, and then they called me back to do मुझसे पहली सी मोहब्बत, मैडम का song जो मेरे चन्ना ने और दिल शौकत ने गाया था. So I did that for them. And then उसके बाद Ali Hamza and those guys came in, and then Zulfi came in. Yeah. So, but seeing the whole transition of Coke Studio, the Rohel era, बीच में Strings era, and now the Zulfi era, which of the era musically you think contributed more towards Pakistan? I think जो Rohel ने जो काम किया था, that I think resonates with people a lot. And then when Zulfi did the first season, उसकी बड़ी positive response आई. I think people generally liked okay, it's kind of like changed, because I think it had become a little, when Strings came, they kind of like pushed it into another direction. But it's hard to say. But it's good कि म्यूजिक के ऊपर प्रोग्राम्स हो रहे हैं. मेरी हमेशा मसला कॉर्पोरेट्स के साथ ये रहती है कि they come in, they dump a bunch of money, and they artificially inflate a scene. Yeah. And then when they leave, there's nothing left there. वो म्यूजिक इंडस्ट्री जिसकी तू बात कर रहा है, the industry that we all built, वो literally खत्म हो गई है. Because everybody wants to be on these few programs.
and that's not sustainable. Yeah, because वो उनको होता है ना कि भाई हम YouTube से हमारी अर्निंग आ जाए, हम बस वहाँ से पैसे कमा लें. हाँ. टूर्स कोई नहीं करता. I remember Jal एक टाइम पे it was this I'm talking about फरहान वाला Jal. They were touring so much. इंडिया के अंदर आई थिंक उन्होंने इतने कॉन्सर्ट्स प्ले किए थे और इंटरनेशनली भी. आतिफ was आतिफ तो अभी भी still करते is, हैं. Still is, yeah. So live वाले बंदा is always going to be in the long run. In the long run, Yeah. exactly. That's the problem with these programs कि वो long run नहीं देख रहे होते. They're kind of looking at it कि यार इस साल हमने ये चीज निकालनी है. But you know, you do 15 years of that, and वो जो industry जिस पे आपने जिससे talent निकाला था सारा, क्योंकि वो talent already मेहनत करके किसी point पे पहुंचा था. उसको तो आपने उसमें से कुछ लोग absorb कर लिए. The rest of them are gone, right? वो तो काम नहीं कर रहे. So now you're left with a situation where you don't have people who have the experience anymore. And as you get more into this thing, you're going to lose people जो कि आपको अच्छी expertise दे सकते थे, could have come up with good ideas for you. You're going to lose those people. And you're just going to be left with people who have neither the experience nor the practical know-how. And because like you said, अगर ये इसको live की तरफ ले जाए तो वो इंडस्ट्री रिवाइव की जा सकती है. आई डोंट नो अगर उनका एजेंडा ये है कि वो एक्चुअल म्यूजिक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और जस्ट रनिंग इट एज लाइक यू नो समथिंग फॉर देयर ब्रांड. So they can think from a brand perspective. Why would they want to invest in something that is not going to be beneficial for them? A brand only thinks from eyeballs. राइट कि मुझे सिर्फ नंबर से. राइट. So वो ये देखते हैं कि अच्छा जी इस बंदे के इतने फॉलोअर्स इतने फॉलोअर्स एंड मी बीइंग पार्ट ऑफ दैट एंड you being also part of that, we can understand that. आपके award shows ये वो सारा कुछ जो है corporate run करता है. And for them it's all about numbers. आज आपका बच्चा ये जो है 2 मिलियन फॉलोअर ले गया है, ये 20 मिलियन फॉलोअर ले गया. पसूरी जो था वो 100 मिलियन फॉलोअर ले गया. So but speaking of पसूरी, Ali Sethi, he has a beautiful voice, classically trained and all that. So I think in the long run Ali Sethi will be there for a long time. हाँ, because he's actually put in the work. Yeah. So उसके पास वो tradition भी है. He's got the knowledge. He's placed in the right, situation. So that's a good example of someone who can carry it forward. Yeah. But that's one person. Like कितने लोग हैं जो उस गजल और इस किस्म के traditional style में कितने practitioners हैं? They're not. Very few. They're not going to benefit from any of that, right? Let's talk about you not working with films. पाकिस्तानी films के लिए आपने कोई इतनी contribution नहीं की. मुझे पूछा ही नहीं किसी ने. यार नए वाले आते. अच्छा कराची के producers का मतलब शानी वगैरह हो गए and all, शुजा and all. इनका बड़ा एक ad industry के ऊपर और वो like they've really cracked that formula. Yeah, ठक. And they're really fast with it as well. Yeah. तो उनका वो एक niche है जो उन्होंने occupy किया हुआ है. लाहौर में I think it's just you मतलब you hardly did मतलब commercial. मैंने commercial ads वगैरह बड़े कम किए हैं. हासिल करता है. हासिल करता है. Sarmad was doing I think some of it. And but again वो Karachi, you have to be really in Karachi to get into that area of production. And like I said, these guys have been doing it for a long time. Shuja, they've been doing it for like a good 15-20 years. So well entrenched, and like if they're satisfying their clients, so there's not really much space for anybody else. महाराज पाकिस्तान छोड़ने का कभी सोचा? सर छोड़ने का दिल तो नहीं चाहता, लेकिन काम के वजह से जाना पड़ता है. Now my brother's family is also no longer here, so it's inevitable कि आपको at the very least you have to find where you can get to work, right? And for me, because I play shows and I am involved in doing production work and documentary work, मुझे traditional music में interest definitely इस हद तक तो है कि I want to see it archived and I want to see it protected. So I have to figure out situations where I can keep working and keep engaged. अगर मुझे locally कोई interest नहीं मिलेगा तो I'll have to figure out कि which institutes और कौन से इदारे हैं जिनसे मैं काम कर सकता हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें हम लोग इसको रिकॉर्ड भी कर लें और इसको डॉक्यूमेंट भी करें. And it's something that people can look back on in whenever they want, and it's there for them to sort of like access. क्योंकि ये information आपको कहाँ मिलेगी? Like
it's really difficult to, agar aap international, if you travel abroad, it's very difficult to find anything actually on Pakistani music. Mostly you end up seeing a lot of Indian dominance, culture पे और performing arts पे. So this is one thing जो पाकिस्तानी हुकूमत अगर कभी चाहे तो they should really think about this. You know, Arshad Nadeem की success at the Olympics is actually a good yardstick for indicating कि यार इंडिविजुअल टैलेंट इतना है अभी भी पाकिस्तान में कि आप लोगों को चैंपियन करना शुरू करें, उनको अपॉर्चुनिटीज दें एंड देन सी हाउ दे डू. अब आप पोर्टल ही नहीं क्रिएट कर रहे कि एथलीट्स सिर्फ एक क्रिकेट टीम के पीछे सारे स्पॉन्सर भाग रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं. नहीं सर, क्रिकेट का तो सवाल आ चुका है. आ चुका है. And वो that's what that situation has proved कि not just in sports but आपके आर्ट्स में भी outstanding practitioners हैं. आप उनको opportunities दें ताकि पाकिस्तान की कोई representation हो other than just cricket. Diversify थोड़ा सा करें ताकि आपकी एक image जो है वो बने, एक आपकी engagement बने. People can see that you have a lot more to offer than just one sports team. I mean, you know, इतना बड़ा मुल्क है, उसमें और भी शोबे हैं और भी टैलेंट्स हैं लोगों के पास. नहीं बड़े हैं सर. ये वही बात है, जब ब्रांड्स अगर उनको थोड़ा सा इन्फ्लेट करेंगे तो कुछ होगा ना. सर नन्हे मुन्ने से हमारे कुछ एक्सक्यूज मी वाले सवाल होते हैं, अगर आपने उनका जवाब देने तो आप दे सकते हैं. कोशिश करता हूँ. बना आप कह दें एक्सक्यूज मी पाट साहब. ठीक. एक चीज जो बेकाल हसन कभी नहीं करेगा. I guess sell out. हाँ वैसे करना हो तो पहले कर ले. करना हो तो पहले ही कर ले. एक चीज जो शायद कभी मैं ट्राई जरूर करूँ, मतलब आई रियली वांट टू ट्राई EDM. No, I don't think I could do it. नहीं, but I mean I know other people who do it well. तो you know. एक अपना गाना जो मैं रीडू करना चाहूंगा, यार यार दी आवाज या चल उसमें, मतलब कि भाई ओके आई माइट वांट टू ट्राई इट इन अ डिफरेंट वे. यार अब वो जो पुराने गाने अहमद, उनको टाइम भी देखना कितना हो गया. Like we came out with those records 2004 and 2010. Sampooran came out in 2004. 2004. So that's like 20 years ago. Like वो हो गया है. Well, you wouldn't want to. नहीं, it's done. हाँ, I think I'm much more excited about the current thing that I'm doing, Okay. which is the Qawwali wala Yes. project that I'm doing. एक किसी और का गाना जो मैं अपने स्टाइल में करना चाहूंगा. हाँ, वो हो सकता है. तो फिर उसमें फिर काफी ऑप्शंस आ जाती हैं. So yeah, that I could definitely do. In fact, वही हम लोग नुसरत साहब का जो ट्रिब्यूट कर रहे हैं. Yeah. That is what it is. Basically उनकी जो लास्ट एल्बम थी, जो कि नाइट सॉन्ग थी, जो रियल वर्ल्ड पे आई थी, that came out in 96 and he died like 7 or 8 months later. Yeah. 97 में he died. So वो एल्बम जो है, we're basically playing that entire record live. And that's what we're presenting in our shows. और यही इसी का मैंने एक project बनाया था which I'm taking to Canada this year. And so that is really reimagining that record. But since nobody ever heard it live, लोगों ने एल्बम सुना हुआ है, वो गाने live नहीं presented सुने. अच्छा. And I'm keeping it in that sort of like same ambient kind of soundscape जो उस एल्बम की एक sound. You performed in Lahore अभी. We performed in Lahore and we're taking that entire show to Canada. So I'm hoping के we can get to play that here because उसकी बहुत ज़बरदस्त response आई थी. People are really like नुसरत साहब के तो इतने fans हैं हाँ. that if you sort of like take up his legacy and you do some of that work, so I think you can get actual engagement with people. लोग वाकई उसको enjoy करेंगे. एक चीज जो मैंने पप्पू साहब से सीखी. ओह, बहुत कुछ मैंने उनसे सीखा. मेरी एक एजुकेशन तो बर्कली वाली है, फिर एक मेरी एजुकेशन उनके हाथ है. बिकॉज ये जब सारे मुझे पलटे और वो जो फ्लूट के जो सोलोज वगैरह बना टू वर्क दोज आउट ऑन गिटार, वाओ दैट्स रफ. वो मुश्किल है बिकॉज एक विंड इंस्ट्रूमेंट को एक स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट पे उसको फ्रेज करना, इट्स रियली हार्ड. एंड बस वो मैंने जलील हो के सीख लिया, बट it was different. Pappu Sahib has been your teacher for almost, I think. Yeah, I've learned so much from him. Like it just in terms of like melody and phrasing, unki like so that's like a great person to emulate. Yeah. वो उनका discipline and like his practice sessions and his routine, like was inspiring. It's really hard, man. And he does it. So उस तरह के लोग ढूंढना जो actually craft को they really love the craft. There's no other explanation. कुछ को अमीर तो नहीं होने लगा इसको करके. But अगर आपको वाकई इसका एक dedication है, तो that's a great person to learn from. I tell all my friends जो मुझे पूछते हैं कि यार तू ये किस तरह करता है, and just take some lessons from him and just try and like work with it. You'll get it. Like लेकिन time लगता है. अच्छा, एक ऐसा सिंगर जिसको रिकॉर्ड करते करते मैं क्या अच्छा रहा
हो यार क्यों दुश्मनियां करवानी तूने मेरी आगे, लोग मानना चाहिए होता है लोगों को, क्यों तू ऐसी बातें कर? नहीं, क्योंकि दो को तो मैंने देखा हुआ एक मुझे याद है, बड़ी फनी स्टोरी है, आई गेस आई कैन टेल इट, बट रिमेंबर दैट देयर वाज दिस वुमन हु केम, सैंड्रा, वो जो एक बेसिकली sort of like a dancer who was also a singer, and वो बिल्कुल ही she couldn't sing at all, तो उसकी सारी आवाज उस जमाने में was so heavily auto tuned. ओए ओए वो खालिद सदफ wanted me to sort of like hear her, and I heard, I was like, listen, मैं खालिद में सुन के आ रहा हूँ, तो ट्यूनर ही लगा हुआ और तो कुछ भी नहीं है। फिर से वो हंस के ए बना ए गा लेती कि नहीं, मैं कहा सर मतलब अब मैं क्या आपको ओए ओए I remember that was a strange case because वो clearly वो जो lady थी, she was absolutely set on being a star and being like a, you know, बस मैं हाँ समझ उसका उनका ये सीन था, तो I mean she was a nice looking person, so I'm sure like she got somewhere, but as a singer I don't think anybody could have said कि वो, you know. एक ऐसी एडवाइस जो मैं चाहत फतेह अली खान को देना चाहूंगा। क्या दे सकते हैं उसको एडवाइस? उसको ये एडवाइस दी जा सकती है कि फतेह अली खान वाला आई थिंक टैग उनको छोड़ देना चाहिए। हाँ, वो छोड़ ये अच्छी बात नहीं है, या क्योंकि अब वो हिट तो हो ही गया है, हाँ। तो अब उसको चाहती रहने देनी चाहिए। क्यों कहने तो विकी भाई ने कैसी पता नहीं कहने कहते कि चाहत भाई तुसी रोज सवेरे ना ब्लेड दे गरारे कितना करो। अच्छा जी, एक ऐसा म्यूजिशियन जिसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ पाकिस्तानी या जनरल? पाकिस्तान। I mean, other than Papu साहब, who I really do idolize him. यार मतलब कोई भी अच्छा हो अपने क्राफ्ट पे, you know, I मैं हूँ Magic, sure, like- होगा कि कोई अच्छा है, ये ड्रमर बड़ा अच्छा है, ये गिटारिस्ट बड़ा अच्छा है। यार जितने भी लोग Violin player बड़ा अच्छा जितने भी लोगों ने हमारे साथ काम किया है एंड अदर पीपल एज वेल, लाइक उनकी हर एवरीबडी हैड सम काइंड ऑफ टैलेंट व्हिच वाज देयर टू बी अप्रिशिएटेड, लाइक हनिया जो थी, शी वाज अ ग्रेट सॉन्ग राइटर, उसने इतने इतने अच्छे गाने लिखे, बट वो बड़ी अनअज्यूमिंग सी इंसान थी, so she was very uncomfortable with being, you know, In the the folk. limelight. Yeah, she was, but she was an excellent songwriter. फराज अनवर जब वो अपनी पीक पे था, like it was really really amazing. वो बड़ा मजा आता था फराज Yeah, का yeah. बातें करते हुए। गम्बी, when especially during the years we were playing together, it was always fun playing with them. So there's been a lot of like very very talented people. Zishan Pervez, like Zishan का जो बैंड था, साजिद ज़िशान, they wrote some really nice songs, and I was hoping कि वो continue करें। I think साजिद it- ज़िशान के बड़े फिट गाने थे, हाँ। good Go pop songs. with the bug, हाँ, go listen to so the- they had some great songs. I give pop scene में से मैं बात करूँ, Coven was a really good rock band. Oh, Hamza Jan, है ना? yeah. Like कितने Where is he film nowadays? he is, I think, running Napa and he's in Karachi. अच्छा, oh, Yeah. चलो good for him. So I mean that's, you know, ये कंटेम्प्रेरीज में से तो ये है, बट जो पुराने लोग जो गुजरे हैं उसमें से तुफैल नियाजी साहब कमाल थे, इतने अच्छे गाने उन्होंने लिखे, सच अ ग्रेट सिंगर, लाइक ब्यूटीफुल सिंगर। वाह वाह। सो मैडम, सर, अगर कभी क्या मैं दूसरी शादी करूंगा? नहीं सर, बट साहब एक करके काफी नहीं हो गया? पहले तो बंदा समझ सीख लेंगे। अच्छा, एक चीज जो मैंने अली अजमत से सीखी, अली अजमत के से मैंने क्या सीखा? आई थिंक आई लाइक द फैक्ट कि ही डजंट सॉर्ट ऑफ लाइक गिव हिमसेल्फ टू मेनी एयर्स, वो नॉर्मल मतलब के अप्रोचेबल रहता है, सो दैट्स अ गुड क्वालिटी। काफी सारे सेलिब्रिटी टाइप लोग हैं, दे पर्सनालिटी काइंड लाइक इमीडिएटली चेंजेस, और वो मोर और लेस इसी तरह रहे हैं। अली इज काइंड लाइक स्टेड द वे ही इज। और हम लोग ये जरूर ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि निकाल इज वेरी गुड एट निक नेम्स। इंडस्ट्री में इनके जो निक नेम्स है वो काफी ज्यादा मशहूर हैं, तो थोड़े से टॉप 10 निक नेम्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा। ओ नहीं नहीं, बस अब वो टाइम निकल गया है, वो बुढ़े हो गए यार। वकार का क्या था? वैकी द क्रेजी रकून। बैक द क्रेजी रकून। सलमान अहमद का क्या था? सलमान जिंगा। सलमान जिंगा, हाँ, ओके। मेरा तो नहीं, मैं बताऊंगा, वो बाद में बात करेंगे क्योंकि वो सेंसर हो जाएगा। वो सेंटर। अच्छा, उसके बाद
और गंबी गंभी का गंभी था। गंभी का गंभी हाँ। था। और क्या था एक टॉप 3 आपके कौन से थे? यही थे मतलब हाँ। कि जो दोस्त यार थे उनको हमेशा अली नूर का क्या था? अली नूर का अली नूर ही था। अली नूर का हाँ। भी था। अच्छा, अली नूर का भी था। उसको लेकिन मैं अली नूर और अली हमजा को हैकल एंड जैकल कहता था, क्योंकि वो एक पुराना कार्टून होता था विद दीज टू टू क्रोज जो कि काइंड लाइक आइडेंटिकल होते थे। वो हैकल एंड जैकल उनको मैंने बना दिया, हैकल और जैकल आ गया। उसका मैंने ये रखा। वाह 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 वाह। एंड लास्ट बट certainly not the least, what is Mikal's legacy? I think just like making good music and living up to the standards that I set myself. And I think वो गानों की वैल्यू है, like इतने पुराने वो हो गए and people still sort of like they still remember Rabba, Sajjan, Yali, Saval, like those songs like really did resonate with people. And when we play abroad, actually, interestingly, जो 30 plus 40 plus जो लोग हैं, they remember those songs. उनकी youth के वो part, those ganas have become a part of their college years. Yeah. And then उन्होंने अपने बच्चों को भी सुनाया होता है. So sometimes when we do shows, we have like younger kids, and like I'm like ये इन्होंने कहाँ से सुन लिया? लेकिन मेरे parents सुनते हैं. And my mom really loves this song. My dad really loves this song. So that is kind of very strange, but it's also very endearing because that means that, you know, that music meant something to people. And I'm really also glad that I was probably one of the very few people who actually did take that whole Eastern classical thing. And I'd spent a good 15, 20 years working with those people, with that style, with that language, with those songs. So वो बड़ी एक commitment होती है because I never really did the whole pop music thing. मेरा problem ही शायद ये रहा कि it's hard to categorize कि ये pop artist है because I'm not a pop artist. So, but I am a musician. तो मुझे हर वो चीज़ अपील करती है जो मुझे बहुत लगे कि ये वाकई एक पाकिस्तानी चीज़ है और इसमें आपकी आइडेंटिटी है. बिकॉज मुझे सबसे बुरी चीज़ ये लगती है कि जब आप किसी और के म्यूजिकल स्टाइल या कल्चर को अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करते हो, बिकॉज वो आपका कल्चर नहीं है, वो स्टोरीज आपकी नहीं है, वो लोग आपके नहीं है, वो सेंटिमेंट्स आपकी नहीं. इसीलिए मुझे अभी भी क्लासिकल और फोक और इनकी अगर तू स्टोरियाँ सुने फोक गानों की तो सारी देहात से और हमारे कस्टम से और कल्चर से टाइड है. और आपको ये चीज़ें वाकई रेजोनेट करती है जब आप मुल्क छोड़ के जाते हो. तो यू रियली सॉर्ट ऑफ लाइक दोज थिंग्स मीन समथिंग टू यू. याद आती है और आप आई मीन these traditions have been there for many years. तो उनको भूल नहीं जाना चाहिए. मॉडर्न जो म्यूजिक है वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन यू नो ये चीज़ें हमेशा लोगों की मेमोरी में रहती हैं बिकॉज आपका कल्चर एक लिविंग चीज़ है. इट कीप्स इवॉल्विंग, बट दैट डजंट मीन कि आप अपने पास्ट को जो है बिल्कुल ही भूल जाएं या उसको अलाइव ना रखें. यू हैव समवन हैज टू कीप इट अलाइव. So I've always found it very appealing. You're doing a fantastic job. Thank you, sir. Sir, महाराज, मैं तो आप पता है मेरी और आपकी दोस्ती बड़ी लंबी है. बहुत उससे ज्यादा मैंने आपका एज अ फैन को बड़ा क्रेजी फॉलो भी किया है. और हासिल, मैं, आप, सलमान, एल्बर्ट और ये वो जितना भी एक पूरा ग्रुप था हमारा. ग्रुप हमारा, मुनीब, सारे वो all मराम, आबरू, all of those people. सो मेरी वो कह लें कि मेरी लाइफ में एक चैप्टर जो है वो मिकाल हसन का है उसके अंदर, क्योंकि मेरी म्यूजिकल जर्नी में भी वो बड़ी एक इनपुट हुई है. आई विश यू द बेस्ट. Thank you, sir. Luck from my part, and you know, whenever you need me, I'm always there. हाँ, नहीं, you have been, man. I mean, when we had that fire, तो you were like one of the first people who sent me a support message. और मैंने वाकई बड़ा appreciate किया था क्योंकि it was so devastating. और you know, मेरे जितने भी दोस्त थे, like all of them helped. फवाद ने immediately like he helped out. So that was really moving. कि मतलब कि even though हम लोग उससे अब काम नहीं करते जिससे हम लोग करते थे एक ज़माने में, but वो हमेशा like you've been the same person, like you've always been very approachable, very helpful. तो it's nice to know कि बंदा फ़ोन उठा के किसी को के बट साहब क्या हो गया, कुछ करो. You know. Sir, keep growing. Thank you, sir. Keep making amazing music, and inshallah I'll call you after 3-4 years again. And तब हम लोग और बात करेंगे. फिर करेंगे. उन में कनाडा शिफ्ट हो गया. हाँ. बट तुसी इधर आए हो. सर अपना ख्याल रखें. Thank you, sir.
भाईजान थैंक यू सो मच फॉर फॉलोइंग अस, प्लीज लीव योर कमेंट्स एंड एवरीथिंग। आप लोग बड़ी लंबी लिस्ट भेजते हैं कि इसको बुलाएं उसको बुलाएं, वन सेलिब्रिटी एट अ टाइम। सो अपना ख्याल रखिए, पाकिस्तान का ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।